बालों वाली बहू। मनोरमा का चेहरा और बदन बालों से भरा है, इसीलिए कोई भी लड़का उसकी ओर देखता तक नहीं है। जो भी लड़का उसे देखने आता वो उसे रिजेक्ट कर देता। एक रोज मनोरमा की सहेली संध्या उसके घर आती है। तभी सीता उससे कहती है, बेटा अब तू ही कुछ कर, नहीं तो ये कमारी ही रह जाएगी। आजकल तो क्या कुछ चला है जिससे बाल हट भी जाते हैं। हमारे जमाने की तरह थोड़ी ना है जहाँ किसी चीज की सुविधा ही नहीं थी। आज चिंता मत करिए आंटी, इस बार मैं मनोरमा की शादी करवा के ही अपने ससुराल जाऊंगी। अरे बेटा भगवान तेरा भला करे। संध्या मनोरमा के पास जाती है और उसे कहती है, मनोरमा हम सब दोस्तों की शादी हो गई है, बस एक तू ही बची है। तू भी इस लगन में सलट जा। मुझ जैसी लड़की से कौन शादी करेगा, तू ही बता। तुम सब तो इतनी सुंदर सुंदर हो कि कोई भी देख कर ही मर मिटे। कहाँ मैं बालों की खान, लड़का देखते ही भाग जाता है। बाल तो हर किसी लड़की के होते हैं, इसमें कौन सी अलग बात है, लेकिन सब वैक्स करवाती हैं। चल आज तू भी करा, फिर देख कैसे तेरे लिए लड़कों की लाइन लग जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार बहुत दर्द होता है, मैं नहीं करवा सकती ये सब। अरे पागल, एक बार ही तो कराना है, बस शादी हो जाए फिर क्या। संध्या मनोरमा को किसी तरह वैक्स करवाने के लिए मना लेती है और उसकी पूरी बॉडी और चेहरे पर वैक्स करवा देती है। वाह, ये मैं हूँ, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। मनोरमा सुंदर लगने लगती है और विवेक उसे पसंद कर लेता है। संध्या के कहने के मुताबिक मनोरमा विवेक को कुछ नहीं बताती और उसकी शादी धूमधाम से हो जाती है और सीता की परेशानी भी हल हो जाती है। शादी होते ही विवेक और मनोरमा हनीमून पर चले जाते हैं। तब विवेक उससे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी इतनी सुंदर बीवी मिली। लगता है ये पल खत्म ही ना हो। मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मनोरमा सोचती है, कहीं विवेक मेरे बालों के वापस आ जाने से मुझे छोड़ ना दे। कैसे रिएक्ट करेंगे वो जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनसे ये बात छुपाई है। विवेक और मनोरमा हनीमून से वापस आ जाते हैं। धीरे धीरे मनोरमा के शरीर और चेहरे पर बाल वापस आने लगते हैं। एक दिन मनोरमा लस्सी पी रही होती है और उसके होठों के ऊपर मूंछ बन जाता है। ये विवेक देख लेता है। अरे ये क्या है मनोरमा, तुम्हारे होठों पर इतने सारे बाल। ये बाल वाल मुझे पसंद नहीं है। आज के आज इसे हटा कर आ जाओ। आज तो थर्सडे है, आज सासू माँ ने बाल कटवाने से मना किया है ना। अच्छा ठीक है, और किसी दिन चली जाना। कुछ दिनों के बाद मनोरमा के शरीर पर पहले की तरह ही बाल आ जाते हैं और मनोरमा पहले की तरह बदसूरत दिखने लगती है। एक रात जब विवेक उसके बगल में लेटा होता है, तब मनोरमा के पैर उसके पैर से टच हो जाते हैं और वो चिल्लाता है, कॉकरोच कॉकरोच। अरे बाबा मैं हूँ। बाबा रे, तुम्हारे बाल हैं इतने कड़े, इतने तो लड़कों के भी नहीं होते। अब तो तुम्हारे बगल में सोना भी आफत हो गया है। मैं तो फंस गया हूँ तुम जैसी लड़की से शादी करके। शादी के वक्त कैसी दिखती थी, वो सब धोखा था। तुम्हारे घर वालों ने धोखा किया है मेरे साथ। विवेक गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है और मनोरमा रोने लगती है। जिस बात का डर था वही हो रहा है। अब मैं अपने इस रिश्ते को कैसे बचाऊं? विवेक अब मनोरमा से हर वक्त चिढ़ा रहने लगता है और एक आंख भी उसे देखना नहीं चाहता। अगले दिन मीता अपनी बेटी के साथ उसके घर आती है। मनोरमा उसकी बच्ची को जैसे ही अपनी गोद में लेती है वो चिल्लाने लगती है, मेरी फूल सी बेटी को तुम कांटे चुभाती रही। इतना भी समझ में नहीं आता कि इतनी छोटी बच्ची को गोद में नहीं लेना चाहिए जब इतने सारे बाल हो। धीरे धीरे मनोरमा के ससुराल वाले उससे दूरी बनाने लगते हैं। मनोरमा अकेली पड़ जाती है। एक रोज मनोरमा विवेक को रात का खाना देती है और तभी उसके खाने में बाल आ जाता है। हर जगह बाल ही बाल, दुखी हो गया हूं मैं तुमसे, छोड़ दो मुझे। जीना हराम हो गया है मेरा जब से तुम आई हो। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, कम से कम खा तो लीजिए। विवेक खाना खाए बिना उठ जाता है और भूखे पेट सो जाता है। मनोरमा के लिए एक एक दिन काटना भारी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद
विवेक के एक फ्रेंड की शादी होती है और मजबूरी में विवेक को मनोरमा को अपने साथ ले जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही विवेक पार्टी में पहुंचता है, उसके सारे फ्रेंड्स मनोरमा को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये बीवी है या भालू, कोई अंदर ही नहीं है। कैसे रहता यार तू ऐसी लड़की के साथ, मैं तो कभी ना रह पाऊं। ऐसी लड़की से शादी करने से अच्छा था कि तू कंवारा रह जाता। दोस्तों की बातें सुनकर विवेक का मूड ऑफ हो जाता है और वो चुपचाप पार्टी से चला जाता है और घर जाकर मनोरमा से कहता है, मुझे तलाक चाहिए तुमसे, तलाक। अब मेरा पीछा छोड़ दो, अब और बेइज्जती मुझसे सही नहीं जाएगी। कल तक तुम ये कहते थे कि मुझे छोड़कर मत जाना, आज खुद ही निकाल रहे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। मुझे उस वक्त ये सब कुछ नहीं पता था। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, चली जाओ तुम अपने घर वापस। मनोरमा कुछ नहीं कह पाती और वापस अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों में दोनों का तलाक हो जाता है और मनोरमा सीता से कहती है, माँ, तुम्हारे और संध्या की इस झूठ ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अरे मुझे क्या पता था बेटा कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैंने तो ये सब तेरे भले के लिए किया था। उधर विवेक निशा को डेट करने लगता है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। धीरे धीरे विवेक को हर चीज में मनोरमा की याद आने लगती है। निशा को आजकल की चौचले पसंद है और वो विवेक की एक जरा फिक्र नहीं करती। विवेक और निशा के शादी का दिन आ जाता है। जैसे ही फेरे शुरू होते हैं, विवेक मनोरमा के ख्याल में खो जाता है। मैंने मनोरमा के साथ अच्छा नहीं किया। वो मेरे खाने पीने सबका कितना ख्याल रखती थी, लेकिन निशा को तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं है। मनोरमा की जगह मैं निशा को कभी नहीं दे सकता। विवेक फेरे रोक देता है और मनोरमा के पास जाकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मनोरमा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने इस बाल के चक्कर में अपनी जिंदगी का सुख चैन सब गंवा दिया। मुझे तुम वापस चाहिए, इन बालों के साथ ही। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते जी। विवेक मनोरमा से फिर से शादी कर लेता है और दोनों सुखी जीवन बिताने लगते हैं। चश्मा लगाकर टीचर पढ़ाती है तो अच्छी लगती है, लेकिन बहू अगर घर पर रोटी बनाती है तो चश्मिश कहीं की, न जाने क्या 24 घंटे नाक पर चश्मा लगा कर रखती है। अरे माँ जी, शो ऑफ करना है ना कि पढ़ी लिखी है, लेकिन ये नहीं समझती कि दुनिया अंधी बोलती है। तभी आंख में चश्मा लगाकर रोशनी आ जाती है। अरे तेरा नाम रोशनी किसने रख दिया? आंख में तो तेरे अंधेरा छाया रहता है। ये बोलकर सास और जेठानी हंसने लगते हैं। रोशनी बेचारी क्या करती, बचपन से ही उसे चश्मा लग गया था। फिर पढ़ाई और नौकरी के चलते वो चश्मे का नंबर बढ़ता ही चला गया, लेकिन शादी के बाद किसी ने इस बात को नहीं समझा। यार ये तुम्हारा चश्मा ना तुम्हारी आंखों में मुझे डूबने ही नहीं देता है। बस आपकी कमी थी, आप भी ताने दे दे मेरे चश्मे को। अरे मजाक कर रहा हूँ, क्यूट लगती हो तुम चश्मे में। तभी कहीं से घूमती फिरती सास आ जाती है। क्यूट? अरे चश्मिश क्यूट नहीं, चाकस लगती है, चाकस। क्या माँ जी, आप भी ना, अच्छा ही है कम से कम घर पर कोई तो है जो पढ़ा लिखा दिखता है, वरना हम तो हाँ पढ़ी लिखी दिखने के चक्कर में कोई थोड़ी ना बड़ा सा चश्मा लगा कर बैठता है। खैर दिन बीत रहे थे। सास और जेठानी का रवैया रोशनी के लिए बिगड़ता ही जा रहा था और उसका कारण था सिर्फ रोशनी का चश्मा। सासू माँ, मैं भी आप लोगों के साथ पार्क में चलूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, बस ये। अरे शर्मा क्यों रही है, साफ साफ बोलना बड़ी बहू। देख रोशनी, हम लोगों के साथ चलना है ना तो ये चश्मा घर पर ही छोड़ना होगा। जमाना सोचता है कि मास्टरनी को लेकर घूम रही हूं मैं। माँ जी, मैं तो कभी चश्मे के बिना नहीं रही हूँ। वैसे तो मैं भी मेकअप के बिना नहीं रहती, लेकिन देखो जा रही हूँ ना ऐसे ही सिंपल सी। क्यों? लेकिन मेकअप के बिना रहा जा सकता है भाभी। अरे देख, ज्ञान तो देना मत है, चलना है तो चल, चश्मा घर पर रखकर। बेचारी रोशनी सुबह से घर के अंदर बोर हो रही थी।
वो निकल जाती है बिना चश्मा के, लेकिन वहां जाकर हे भगवान, मेरा तो सर चक्कर खा रहा है। माँ जी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो थोड़ी लाइट कम है ना यहाँ, इसलिए कोई बात नहीं, आगे रोशनी है। माँ जी, मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ। अरे ना ना, मेरा तो हाथ छूना भी मत, लोग कहेंगे कि अंधी के साथ घूम रही हूं मैं। फिर क्या, दोनों सास बहू रोशनी को छोड़कर आगे निकल जाती हैं और रोशनी बेचारी एक गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन सास बहू मुड़कर भी नहीं देखते। दोनों घर आ जाती हैं जहां रोशनी का पति। माँ, रोशनी कहाँ है? मैं कब से उसे फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही है। अरे यार, तो रहे पीछे। लेकिन पीछे तो रोशनी होती ही नहीं। माँ, उसका चश्मा भी यहाँ है। मुझे डर लग रहा है कि कहाँ गई होगी, ऐसा तो वो कभी नहीं करती। अरे बड़ी, कहाँ रह गई रोशनी? हम लोगों के साथ तो गई थी। अरे माँ जी, मैं भी तो आप ही के साथ थी ना, मुझे क्या पता। कहाँ गए थे आप लोग? और उसने चश्मा क्यों नहीं पहना है? अब ये तो वो जाने बेटा, जब पता है अंधी है तो चश्मा क्यों नहीं पहनती है। बेटे को माँ की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो क्या करता, सोचता है घर में क्लेश करने से अच्छा है निकल जाता हूँ बीवी को ढूंढने। वहीं घर पर, माँ जी आज तो अच्छा खासा ड्रामा होना है। हाँ बहू, मैं भी डर रही हूँ। रोशनी तो आज राकेश को मेरे और तेरे खिलाफ कान भर कर रहेगी। घर आएगा तो क्लेश तो होना ही है। लेकिन ये क्या, लंगड़ाती हुई रोशनी को उसका पति सहारा देकर ला रहा था। जब माँ ने कहा कि चश्मा पहन कर चलो तो फिर क्यों हीरोइन बन रही थी? वो मैंने सोचा बिना चश्मा के ही चलती हूँ, लेकिन क्या पता था, मैंने आवाज़ भी देना ठीक नहीं समझा कि ये लोग कहाँ मुझे उठा कर ले आएंगे। पति रोशनी को डांटता है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। सास जेठानी का मुंह देखती रह जाती है। फिर एक रोज घर की घंटी बजती है। अरे बहू, देख जरा कौन है। माँ जी, आप भी तो देख सकती है ना, सारा दिन तो बैठी रहती है। चलिए खैर, देखती हूँ मैं। जेठानी दरवाज़ा खुलती है तो सामने होता है कुरियर वाला। रोशनी मैडम का घर है, उनका कुरियर है। हाँ हाँ, वैसे क्या आया है इसमें? तभी देवरानी साहिबा आ जाती है। वो भाभी, काजल है, काजल। बस फिर क्या था, ये सुनते ही सास और जेठानी जोर जोर से ठहाके मार मार कर हंसने लगते हैं। क्या हो गया, आप लोगों ने कोई फिल्म देख ली है क्या? मुझे भी बताओ, काफ़ी दिन हो गए, हंसी ही नहीं हूँ मैं। हाँ, फिल्म देखी है। क्या नाम था माँ जी उस फिल्म का? फिल्म का नाम था माँ अंधी और बेटी का नाम उजाला। ये कैसी फिल्म है? मैंने तो सुना ही नहीं ऐसा नाम। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बता, ये महंगा काजल कहाँ लगाना है? कैसी बात कर रही है दीदी, आँख का काजल आँख में ही लगेगा ना, और क्या। चाचा अंदर जा। काजल, तेरे पल के तो मैंने देखी नहीं आज तक। काजल क्या खाक दिखेगा। वैसे 4,000 रुपए का काजल है। देवरानी कुछ नहीं कहती, मुंह लटकाकर अंदर चली जाती है। फिर एक दिन, अरे आज कहीं घूमने चले क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुकिए मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अरे कहाँ ले जाएगा इस अंधी को? कैसी बात कर रही हो माँ? बीवी है मेरी, हर बात पर अंधी अंधी, ये ठीक नहीं है। हाय रे, बीवी के लिए माँ से लड़ाई देवर जी। इस बार ज्योति के पति के तेवर ही अलग थे। अब इससे जो समझो। वैसे भी ज्योति पता नहीं क्यों आप लोगों के ताने बोलियां सहती रहती है। मैं तो आज ही घर छोड़ रहा हूँ। हाँ हाँ, वैसे भी तेरी अंधी के साथ रहकर हमें तो शर्म ही आती थी, क्यों बहू? लेकिन ये क्या, जेठानी का तो मुंह ही उतर जाता है। कैसी बात कर रही हैं माँ जी, बहू है आपकी, ऐसे नहीं बोलते। पूरे घर का काम करती है, कभी चूं तक की आवाज नहीं करती, और आप? सास जेठानी की ओर देखती रह जाती है। अरे पर तू ही तो हमेशा उसकी बुराई किया करती थी ना, कि उसके साथ रहने से सब मुझे अंधी की सास कहते हैं। कौन कहता है भाभी, जरा मैं भी तो देखूं। जेठानी की हालत खराब हो जाती है। क्या आप लोग भी? अरे देवर जी देखिए, कहीं नहीं जा रहे आप। हाँ, मैंने कभी माँ जी को ये नहीं कहा। माँ जी झूठ बोल रही हैं। वैसे भी देवरानी जी चली जाएगी तो 2 वक्त की रोटी की नौकरानी तो मैं बन जाऊंगी ना। ना जी ना।
ये बोलकर जेठानी वहां से चली जाती है। क्या चल रहा है इस घर में? ये तो सिर्फ काम के लिए मेरे साथ थी। तभी देवरानी आती है। माँ जी, बुआ सास का फ़ोन है, आपसे बात करेंगी। अरे बसंती भाभी, मेरे बेटे की शादी है, आपका पूरा परिवार आना चाहिए, मैं साफ बोल देती हूँ। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन सामने खड़ी होती है छोटी बहू, आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाकर। अब वो क्या है ना, छोटी ज्योति, वो नहीं आ पाएगी। ज्योति नहीं आएगी? क्यों? अरे नहीं नहीं, वो नहीं आएगी तो मेरे बेटे के आंख में काजल कौन लगाएगा? भाभी है वो भी प्यारी वाली। ज्योति सास को देख रही थी। क्या देख रही है? घर की पहली शादी है, मोटा चश्मा लगाकर खड़ी रहेगी, अच्छा लगता है क्या? सिर्फ बड़ी जाएगी। हाँ, लेकिन माँ जी, बुआ सास हमारे पड़ोस में रहती है मायके में, उन लोगों को मैं बचपन से देख रही हूँ। ना माँ जी, मैं तो जाऊंगी, वैसे भी शादी तक मेरी आँख ठीक हो जाएगी। लेकिन सास नहीं मानती। पर फिर भी एक दिन, अरे मैंने तो सारी शॉपिंग भी कर ली। ज्योति, तू कौन सी साड़ी पहनेगी शादी में? अरे हल्की सी पहनना, पता चला गिर गई है, कौन संभालेगा आंधी को? माँ आप चिंता ना करे, मैं हूँ उसके साथ। हाँ, तू ही रहना, हम लोगों के आसपास भी ना आए, तेरी भी ध्यान रखना। शादी का दिन आ जाता है। सभी सज धज कर खड़े होते हैं कि तभी आ जाती है ज्योति। हाय रे, कितनी प्यारी लड़की है ये। कौन है ये? माँ जी, हम लोगों के रिश्तेदार तो नहीं लग रही, लेकिन देखिए तो देवर जी ने हाथ पकड़ रखा है। भला है, कोई अच्छी लड़की तो मिली उसे, वरना उस अंधी पर ही जान दिया करता था। तभी दोनों पास आते हैं। अरे बेटा, ये तो ज्योति। हाँ माँ जी, क्यों, क्या हो गया? अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? अच्छी? तुम तो अप्सरा लग रही हो। वैसे क्या किया, किसका कमाल है ये? वही 4,000 रुपये वाले काजल का। वो दवाई थी जिससे मेरी आंखें हमेशा के लिए ठीक हो गई। माँ जी, अब तो मैं आपकी बहू कहलाने लायक हूँ ना? सास को ज्योति की बात सुनकर शर्म आ जाती है। वो उसे गले लगा लेती है। निकल जाओ मेरे घर से, दहलीज को पार भी मत करना। मेरे घर में तुम जैसी औरत के लिए कोई जगह नहीं है। जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आइंदा से ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। भगवान के लिए माफ कर दीजिए मुझे। दक्ष के पापा, मुझे माफ कर दीजिए। पापा प्लीज, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा सीन मत क्रिएट कीजिए। मम्मी ने क्या गलती की है? बस हम सबका खाना नहीं बनाया और देर रात को अपने मायके से ससुराल आई। ये कहानी है वीरगढ़ में रहने वाली कावेरी की, जो अपने पति बलराज, बेटे दक्ष और बहू वृंदा के साथ रहती है। उसका पति बलराज काफी क्रूर और निर्दयी स्वभाव का था। हर बात में गुस्सा करना और अपनी पत्नी को उंगलियों पर नचाना उसका रोज का काम था। बलराज के खौफ के मारे दक्ष और वृंदा भी कुछ नहीं कर पाते। कावेरी अपने मायके अपनी बीमार माँ से मिलने गई थी और आते समय बस लेट मिलने के कारण उसे घर पहुंचने में देर हो गई और सारा खाना और घर का काम भी रह गया। वृंदा और दक्ष भी कुछ ही मिनटों पहले ऑफिस से घर आए थे। तुम क्या अब मूर्ति बनी यहीं खड़ी रहोगी या यहाँ से निकलोगी भी? जाओ ना, जाकर रहो अपनी बूढ़ी माँ के साथ, सेवा करो उसकी। क्योंकि पत्नी धर्म क्या होता है ये तो तुम्हें पता नहीं। अरे माँ के कर्तव्य निभाने में घर गृहस्थी को आग भी लग जाए तो तुम्हें थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। दक्ष और ना तो ऑफिस जाते हैं, वृंदा भी अब नौकरी पर जाती है। तुम्हें अच्छी तरह पता है हम तीनों के घर आने का समय, फिर भी तुमसे समय रहते घर वापस नहीं आया गया। जी ऐसा मत कीजिए, बस लेट हो गई थी। पापा मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज माँ को इस तरह घर से मत निकालिए। खामखा गुस्से में ऐसे गर्म दिमाग से लिए इतने बड़े फैसले अक्सर पछतावे और अफसोस के सिवा कुछ नहीं देते। और अब मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। वैसे भी इसकी वजह से मैंने लाइफ में बहुत बेइज्जती और गिल्ट के अलावा और कुछ नहीं सहा। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूं मैं, और मेरी बीवी को देखो, अनपढ़ गंवार, कपड़ों में से हर वक्त मसालों की बदबू आती है। अरे ढंग की इंग्लिश का एक शब्द तक बोलना नहीं आता। पार्टीज में सब अपनी बीवियों के साथ आते हैं जो क्लासी मॉडर्न होती है, और ये
ये कहीं ले जाने लायक भी नहीं है। सिर्फ अच्छा खाना बनाना आता है बस, और कुछ नहीं। पता नहीं क्या सोचकर माँ पापा ने मेरी शादी इससे करा दी। अब खुद तो चले गए और इसे मेरे गले बांध गए। पापा प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। जो जी में आ रहा है कहे जा रहे हो आप। भूलिए मत, आप एक औरत से बात कर रहे हो। वृंदा बहू, बेटा शांत बैठ जा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। घर के बाहर एक कदम तक नहीं रखूंगी। प्लीज दक्ष के पापा, मुझे माफ कर दीजिए। बलराज बिना कुछ कहे मुंह फेर कर अपने कमरे में चला जाता है। कावेरी घर का सारा काम निपटा देती है और रात को रसोई में अंधेरा करके एक कोने में बैठकर बिलख बिलख कर रोती रही। तभी पानी लेने उठी हुई वृंदा कावेरी को देख उसके पास आती है। मम्मी जी। कावेरी वृंदा को कस के गले लगाती है और रोती है। बस 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 मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आपने हमेशा से ही पापा और हम सबसे बहुत प्यार किया है, लेकिन उन्होंने कभी भी आपकी कदर नहीं की। वो आपका इतना तिरस्कार करते हैं, इतना उल्टा बोलते हैं, आपको इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिर भी आप चुप क्यों रहती हो? वृंदा बेटा, ये सब तो जीवन में होता ही रहता है। और अगर इस उम्र में मैंने खुद पर ध्यान दिया, खुद के बारे में सोचा, तो फिर दक्ष तुम्हारे और दक्ष के पापा और सबसे जरूरी इस घर गृहस्थी के बारे में कौन सोचेगा? है? कहते हैं रोने से मन हल्का हो जाता है, इसलिए रो रही थी। अब मन के दर्द का बोझ काफी हल्का हो गया है। जा तू भी जाकर जल्दी से सो जा, फिर मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। तभी कावेरी घड़ी की तरफ देखती है। लो कर लो बात, सुबह तो बस अब कुछ ही घंटों में हो जाएगी। सवेरे 5 बजे उठना है, पूजा का भोग प्रसाद बनाना है, तीनों के टिफिन पैक करने हैं। दक्ष के पापा की कल इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए वो लाल शर्ट भी इस्त्री करना है, दूध वाले का हिसाब करना है, आंगन को साफ करना है। शांति मम्मी जी, शांति। आप सब काम कर लोगी, हमें पता है। अब आप जाकर सो जाओ। बेचारी कावेरी खुद को अपनों से, गृहस्थी से और अपने पति से पीछे रखकर सबका ख्याल रखती। खुद ठंडी रोटियां खाती, लेकिन बाकियों को गर्मा गर्म खाना ही खिलाती। खुद देर तक काम करती, चुप रहकर एक ही चप्पल और सूती साड़ी को महीनों चलाती। छुप छुप कर अपने परिवार की बालियां लेकर नजर उतारती, लेकिन इस सब के बदले उसे क्या मिलता है? ये तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। एक दिन आज हमारे नए प्रोजेक्ट की सक्सेस पार्टी है घर पर। वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। कांग्रेचुलेशंस पापा। कांग्रेट्स दक्ष। काफ़ी सारे अमीर खानदान की गेस्ट आएंगे, बिजनेस क्लाइंट्स आएंगे, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे घर का दाग ये मनहूस कावेरी पार्टी में मौजूद रहे। लेकिन क्यों? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मुझे भी इस खुशी का हिस्सा बनना है। तुम तो बिना बोले ही रायता फैला देती हो। पढ़ी तो सिर्फ 10वीं तक हो, लेकिन इज्जत कैसे मिट्टी में मिलाते हैं उसकी तुमने PhD कर रखी है। पापा प्लीज मम्मी को भी आने दो ना। पूरी फैमिली एक साथ रहेगी तो कितना अच्छा लगेगा पापा। बस, अगर तुम दोनों को भी अपनी माँ का पल्लू पकड़ना है तो फिर जाओ, फौरन अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और निकलो यहां से। मैं इस बाबा आदम के शो पीस को तब तक ही झेल सकता हूं जब तक ये मेरी बीवी नहीं, बल्कि एक नौकरानी बनकर पार्टी में आएगी। तुम्हें खुशी का हिस्सा बनना है ना कावेरी, तो फिर नौकरानी बनकर करो। वैसे भी तुम्हारे हुलिये को देखकर तो कोई भी तुम्हें एक नौकर ही कहेगा। दक्ष और वृंदा को ना चाहते हुए भी चुप रहना पड़ा। वहीं कावेरी को अपने परिवार की खुशी के लिए नौकर बनकर सबके सामने आना भी मंजूर था। कावेरी पूरी पार्टी में सबको कोल्ड ड्रिंक और शरबत परोसती रहती है। वृंदा और दक्ष कावेरी को ऐसे देखकर बहुत दुखी थे।
बाय द वे, मानना होगा बल्ली, तुम्हारा घर तो बहुत ही सुंदर है। तुम्हारी वाइफ कहीं नजर नहीं आ रही। अब वो एक्चुअली उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए मैंने कहा कि कुछ दिन जाकर मायके हुआ हो, उतना ही अच्छा लगेगा उसे। ओह, सो केयरिंग हस्बैंड। मुझे ना बहुत प्यास लग रही है। वेयर इज द सर्वेंट? ओए नौकरानी, इधर आओ। कावेरी उस औरत को कोल्ड ड्रिंक देती है। अपने पति के मुंह से नौकरानी जैसा शब्द सुन कावेरी की आंखें भर आती है। पार्टी खत्म होती है और सब कुछ एक बार फिर से पहले जैसा हो जाता है। दिन बीतने लगते हैं। कुछ महीनों बाद उनकी सोसाइटी में एक नामी शेफ आता है और वो एक कुकिंग कंपटीशन रखता है जिसमें सारी गृहिणियां भाग ले सकती हैं। जी, वो दरअसल मोहल्ले में ना एक शेफ आया है और वो कुकिंग का स्पर्धा रख रहा है। मुझे भी भाग लेना है। अगर जीत गई तो सीधा टीवी पे भी आ सकती हूँ। हाँ ना? जाकर ठीक से इंग्लिश सीखो और आईने में अपनी शक्ल देखो। हाँ, ये बड़ी कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली। चुपचाप घर में बैठी रहो, वही तुम्हारी सेहत और मेरी इज्जत के लिए अच्छा होगा। एक बार फिर कावेरी अपनी खुशी भूल परिवार के लिए चुप रह जाती है। समय का पहिया चलता रहता है। सब अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं। एक दिन जल्दबाजी में ऑफिस जाने की वजह से बलराज अपना जरूरी लैपटॉप घर पर ही भूल जाता है और कावेरी की नजर उस पर पड़ जाती है। ओफो, ये भी ना, सच में सुबह मीटिंग की टेंशन और जल्दबाजी में अपना लैपटॉप घर पर ही भूल गए। क्या करूं अब, ये तो उनका जरूरी वाला लैपटॉप है। दक्ष और वृंदा भी घर पर नहीं है। एक काम करती हूँ, ऑफिस जाकर दे आती हूँ। कावेरी लैपटॉप लेकर ऑटो में बैठकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। ऑफिस पहुंचकर सभी एम्प्लॉइज कावेरी को ऊपर से नीचे तक देखते रहते हैं और उस पर हंसते हैं। कावेरी को इस तरह ऑफिस में देख बलराज गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सोचा नहीं था बॉस की बीवी ऐसी होगी। अरे बॉस कहाँ और उनकी बीवी कहाँ? कावेरी तो लैपटॉप देकर घर वापस आ जाती है, लेकिन उसकी इस भलाई का नतीजा इस तरह होता है कि शाम को घर वापस आकर बलराज बेल्ट से कावेरी को बहुत मारता है। जिंदगी भर मेरी बेइज्जती ही करती आई हो तुम, बेशर्म। आज तुम्हें ऐसे सीधा करूंगा कि फिर कभी तुम इस घर से बाहर निकलने की सोचोगी तक नहीं। इतने सालों से हर अपमान, बेइज्जती और कड़वे शब्द सहने वाली कावेरी आज पति का हाथ उठते ही न जाने कौन सी शक्ति बन जाती है कि अचानक बलराज के हाथों की बेल्ट पकड़कर उसे अपने हाथों में जकड़ लेती है और गुस्से में नफरत भरी आंखों से बलराज को देखती है। बस, बहुत हुआ। इतने सालों से मेरी आंखों पर प्रेम की पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन आज आपने मुझ पर हाथ उठाकर उस मर्यादा को लांघ दिया है। क्या कर लोगी तुम? हैं? ये अपना रौद्र रूप ना कहीं और दिखाना, बलराज चौधरी के सामने नहीं, समझी? क्या करूंगी वो तो अब आपको पता चल ही जाएगा। अब बस इस रिश्ते की कोई नींव नहीं बची। आज से आप मेरे लिए मर गए। फिर क्या था, अगले ही दिन अपने बच्चों की मदद से डिवोर्स पेपर्स तैयार करके कावेरी अपने वकील को लेकर बलराज के सामने पहुंच जाती है। बलराज जी, ये रहे आपके और कावेरी जी के डिवोर्स पेपर्स। डिवोर्स पेपर्स? हाँ, तलाक के कागजात। बहुत रैली मैं मिसेस बलराज चौधरी बनकर। अब मेरी पहचान कावेरी है, सिर्फ कावेरी। क्या बकवास कर रही हो तुम मुझे डिवोर्स दोगी? मुझे? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत और औकात ही नहीं है।